हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर है और आज बात कर रहे हैं हम लोग ड्रैगोज रूल, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बैक बॉन्डिंग नहीं समझते हैं तो कई ऐसे सारे सवाल हैं, जैसे बॉन्ड एंगल को लेकर के, जहाँ पर जो अरेंजमेंट अगर करते हैं तो वहाँ पर एरर्स बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या है, ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए, बैक बॉन्डिंग क्या है कि ये एक कंट्रोवर्शियल बॉन्ड है, मतलब एग्जैक्टली कभी आपको बनता हुआ दिखेगा नहीं, बट उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे दो एटम पहले से एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना चुका होता है, फिर इस दोनों एटम के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। बॉन्ड बनने के बाद एक इंटरेक्शन डेवलप होता है। उसके पीछे का कारण भी हम आपको स्पष्ट कराएंगे। जैसे एक एटम दूसरा एटम सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन उसमें से एक एटम के पास यदि ऑर्बिटल खाली रह गया है और दूसरे एटम के पास अगर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है अगर, और एक के पास खाली रह गया है और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये चाहता है कि मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, और इसके लिए ये अपने पड़ोसी एटम से वो लोन पेयर का डिमांड करता है। मतलब ये उस लोन पेयर को चाहता है कि वो अगर मिल जाए तो मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हम भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। बस यही बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग बनता हुआ एग्जैक्टली आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, हमें उसका इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। वो बना नहीं सकता ना, एक बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बना चुका है, और ये पाई बॉन्ड भी नहीं बना सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होना चाहिए। तो यही चीज़ है। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होता है कि एक ऑर्बिटल के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे एक एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन डेवलप करता है, और इसी इंट्रैक्शन का नाम क्या है, बैक बॉन्डिंग है। लेट्स स्टार्ट। इफ वी टू एटम्स आर ज्वाइंड विथ ईच अदर बाय सिग्मा बॉन्ड, अगर हम दो एटम को एक सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइन करते हैं, देन आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी, कैन डोनेट इट्स लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, मतलब निगेटिव चार्ज हो तो भी चलेगा, अदर हैज वैकेंट p और d ऑर्बिटल्स। फॉर बैक बॉन्डिंग अदर एटम मस्ट बी फ्रॉम, मतलब कि दूसरा एटम सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो उसी से किसी से बिलोंग कर सकते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या करता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो एक रिपल्सन हो रहा था, उस रिपल्सन को कम कर देता है। मतलब उसको ज़्यादा धक्का नहीं देता है, ज़्यादा धक्का देगा तो फिर लोन पेयर उसको मिलेगा कैसे, तो इसलिए वो जो रिपल्सन है ना, उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। मतलब आपको एक चीज़ याद रखना है बैक बॉन्डिंग में, पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रहा है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि हाँ फलाने मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो आप दो बात देखिए वहाँ पर। सबसे पहला कि वहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि दोनों के बीच में रिपल्सन कम होने के कारण एंगल बढ़ जाएगा, यानी बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल। जहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है वहाँ पर एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हैं CH3 माइनस CH2Cl माइनस। पहले चेक करते हैं कहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा और कहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन से 3 बॉन्ड बना हाइड्रोजन से, और यहाँ पर इसके पास एक निगेटिव चार्ज है, यानी कि लोन पेयर है। यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ भी कार्बन के पास क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है, अब हमें यह प्रेडिक्ट करना है कि दोनों में किस में बैक बॉन्डिंग होगा। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है। ये क्या है, लोन पेयर। यहाँ भी इस कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लोरीन के केस में क्या, ये तो बड़ा सिंपल सा बात है कि किसी भी हाइड्रोजन के पास खाली ऑर्बिटल नहीं होता है। किसी भी हाइड्रोजन के पास, उसके पास 1s कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके पास कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन जरा इस क्लोरीन पर आप एक नज़र दीजिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एक मिनट, 4s नहीं होगा, 3p5
क्या होता है 3p5, और इसका जो 3d ऑर्बिटल है ना वो खाली हो जाता है, खाली रहता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब देखिए 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, 3d ऑर्बिटल जो है इसका पूरा का पूरा खाली पड़ा है ऐसे, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन के पास डबल डम्बल का एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एम्प्टी ऑर्बिटल। आप जरा सोचिए कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? लोन पेयर इसको देने के लिए ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा, है ना? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नो बैक बॉन्डिंग। एक के पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे एटम के साथ जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा उसके पास एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तब जाकर के क्या बनता है? बैक बॉन्डिंग बनता है। हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जैसे इफ वी टेक BF3, मोस्ट फेमस एग्जांपल BF3 में अगर आपको बैक बॉन्डिंग सोचना हो तो देखिए बोरोन 3 फ्लोरीन से ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट के साथ इस तरह से रहेगा। बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, बोरोन के पास क्या है? खाली ऑर्बिटल है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि खाली ऑर्बिटल है? और फ्लोरीन के पास आप जानते हैं 3 लोन पेयर होता है। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, यानी कि 2p में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, बाकी का दोनों खाली है। तो बोरोन के पास ये जो 2p ऑर्बिटल है ये खाली है, तो फ्लोरीन का लोन पेयर इसमें आना चाहता है, ये इसका अट्रैक्ट करना चाहता है। तो देख रहे हैं कोई भी दे सकता है, सेंट्रल हो या सराउंडिंग हो, किसी एक के पास लोन पेयर होता है, किसी एक के पास खाली ऑर्बिटल होता है, और वहाँ पर एक ऑर्बिटल इंट्रैक्शन डेवलप करता है, और इसी का नाम क्या है? बैक बॉन्डिंग। तो आई थिंक आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पर होता है। अब हम देखिए प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल इन NCl3 एंड NF3। अब हमको इसमें बॉन्ड एंगल पता करना है। नाइट्रोजन 3 क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन। ये देखिए इसके पास क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, जबकि फ्लोरीन के पास नो एम्प्टी ऑर्बिटल, नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है इसमें। यहाँ पर क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग जैसा सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि किसी के पास खाली ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए ये भी लोन पेयर ले रखा है, ये भी लोन पेयर रखा है, तो दोनों के पास लोन पेयर है। अब दोनों लोन पेयर ही है, कोनो लेने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो आप सोचिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हुआ तो ये अब लोन पेयर जो इसको धक्का दे रहा था, ये अब धक्का नहीं देगा, अब इसको खींचेगा ऐसे। तो यहाँ पर अगर इसका एंगल θ1 कर दें और यहाँ पर अगर हम इसका एंगल θ2 कर दें, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के कारण क्या बताया था कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, यानी यहाँ पर θ1 ग्रेटर देन हो जाएगा θ2 से। समझ में आया? तो बैक बॉन्डिंग से हम लोग बॉन्ड एंगल प्रेडिक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी देख लीजिए सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम का, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे बॉन्ड एंगल पर, एक कॉन्सेप्ट था कि अगर सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है। तो देख लीजिए ऐसे भी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है। बैक बॉन्डिंग से भी हम लोग इस चीज़ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड एंगल पर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे प्रेडिक्ट द बॉन्ड एंगल इन NCl3 NF3 एंड NH3,
ठीक है, ऐसा करते हैं NCl3, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं NF3 और NH3 और इसका मान लेते हैं θ1, इसका मान लेते हैं θ2 और इसका मान लेते हैं θ3। ठीक है, अब हम इसमें बॉन्ड एंगल देखना है। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो ऑर्डर था, ठीक है, कि सेंट्रल एटम सेम हो तो सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ये फार्मूला पहले लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि मैक्सिमम द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ surrounding atom, maximum the electronegativity of surrounding atom, lesser will be bond angle, है ना, bond angle। जिसका बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। अब इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का है, तो सबसे ज़्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा NF3। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम जो है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और बीच में क्या रहेगा NCl3। लेकिन ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, ये ऑर्डर क्या होगा, गलत, क्योंकि आप अभी स्टेप लगाए फर्स्ट, आप लगाइए इसमें सेकेंड स्टेप। अब ये सही ऑर्डर नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट, अभी आप बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाए कहाँ है, हमेशा बैक बॉन्डिंग आपको सोचना है। द मॉलिक्यूल विथ बैक बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है, हैविंग मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मतलब अब इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग है। NCl3 में आप लोग पहले से जान चुके हैं कि NCl3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो अब जो सही ऑर्डर होगा वो होगा NCl3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन NF3। ठीक है, और ये इसका सही ऑर्डर होगा। तो हमें बॉन्ड एंगल जब भी निकालना हो तो पहले हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे और बाद में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको सही कर लेंगे, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था बैक बॉन्डिंग के लिए कॉन्सेप्ट। जैसे दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ पर आया है H2O OF2Cl2। चलिए यहाँ भी इसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से 2 फ्लोरीन और ऑक्सीजन से 2 क्लोरीन। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं ये θ1 है और ये θ2 है और ये θ3 है ना। अब देखिए लोन पेयर सब में सेम है, इसमें भी सेंट्रल एटम सेम है, तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो सबसे पीछे रहेगा, यानी θ2 रहेगा सबसे पीछे। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सराउंडिंग का सबसे कम है वो सबसे आगे रहेगा, यानी कि θ1 होगा सबसे आगे, बीच में रहेगा θ3। मगर क्लोरीन वाले में यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पर इसमें बैक बॉन्डिंग होगा। तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए θ3 कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो इसका सही वाला जो होगा वो होगा θ3, θ1 और θ2। इसमें भी वही कंसेप्ट लगाए, पहले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर से हम लोग उसका बॉन्ड एंगल लिख लिए, उसके लास्ट में फिर देख ली किसमें बैक बॉन्डिंग होता है, उसको हम लोग आगे कर लिए। तो बैक बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें। इसके बाद जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रैगोज रूल। व्हाट इज ड्रैगोज रूल? जैसे कि आपने देखा कि सराउंडिंग एटम का मतलब ये एक जस्ट एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड एंगल के लिए और कुछ नहीं। ड्रैगोज रूल क्यों आया है? ये जो आपने कहा
कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है अचानक से। क्यों? ड्रैगोज रूल के हिसाब से आप इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहता क्या है, यहाँ पर एक नया थ्योरी है। ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड में का हो, सेंट्रल एटम हो थर्ड पीरियड या उसके आगे का, और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे कम हो, तो ऐसे एटम हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इनका ये कहना है अगर थर्ड पीरियड या उससे आगे का सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 या उससे कम हो जाए तो फिर वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की संभावना खत्म हो जाती है, वहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये कहा गया, दिस इज कॉल्ड ड्रैगोज रूल। चलिए समझते हैं ये है क्या। ये देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इस तरह से है ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, और नीचे लिखे हैं ग्रुप 6 के एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो नाइट्रोजन ये तो सेकेंड पीरियड का है, ये क्या है? सेकेंड पीरियड का है। ऑक्सीजन भी क्या है? सेकेंड पीरियड का है। लेकिन फास्फोरस क्या हो गया? थर्ड पीरियड का हो गया। सल्फर क्या हो गया? थर्ड पीरियड का हो गया। ये क्या हो जाएगा? फोर्थ पीरियड का। ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ पीरियड का। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड पीरियड वाला शो हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन सेकेंड पीरियड के बाद के जो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होता है, तो उसके साथ जो कंपाउंड बनता है डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं। यही ड्रैगो रूल है। अच्छा, तो क्या हुआ अगर हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ पर हम अगर बॉन्ड बनाने की बात करें, pH3 का ओवरलैपिंग अगर हम देखते हैं, इसको लेकर के डिस्कस कर लेते हैं pH3 को, बाद बाकी में भी वैसे ही सेम रहेगा। अगर हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अब आप कह रहे हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, मतलब कि 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3p में देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ये हो गया 3px, ये हो गया 3py और ये हो गया 3pz। और सभी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। सभी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि फास्फोरस में 3 p ऑर्बिटल होंगे, ऐसे डबल डंबल भी होगा, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे स्फीयर आकर के, स्फीयर मतलब किसका? हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का स्फीयर है। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा? sp ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? sp ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा है। तो मतलब कि ये 90 डिग्री पर है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर। और ये लोन पेयर कोई नहीं, ये 3s का है। ये लोन पेयर किसका है? 3s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यही 3s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लोन पेयर के फॉर्म में। ये pH3 का ओवरलैपिंग हुआ, मतलब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के क्या एक्सप्लेनेशन है? बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर के एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो NH3 में एंड pH3 में, नाइट्रोजन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ देखिए ये जो लोन पेयर है ये sp3 में है। ठीक है, ये सब हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन तो हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। यानी नाइट्रोजन का जो 2s और 2p है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, और ये सभी आपस में इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स्ड।
इंटरमिक्स्ड, और ये बनाते हैं 4 ऑर्बिटल, जिसमें एक में लोन पेयर और बाकी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सभी के सभी ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3 sp3 sp3। तो 3 sp3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनाया है ना, ये सभी क्या है? sp3। 3 ऑर्बिटल में क्या है? बॉन्ड बनाया, और एक ऑर्बिटल जो sp3 का है वो क्या है? लोन पेयर वाला है, यानी कि यहां का लोन पेयर कहां है? sp3 ऑर्बिटल में है। और वहीं अगर हम ph3 का स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं, इसमें यहां जो ये लोन पेयर था ये s ऑर्बिटल में था। किसमें था? s ऑर्बिटल में। अब आप ही बताइए, s ऑर्बिटल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? s ऑर्बिटल मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। s ऑर्बिटल के क्या होता है? न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, तो लोन पेयर चिपका हुआ होगा उसके न्यूक्लियस के साथ, जबकि sp3 न्यूक्लियस के ज्यादा करीब नहीं, इसमें p कैरेक्टर होने के कारण अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस से दूर होगा, क्योंकि वो हाइब्रिड में है। तो आप बताइए कौन लोन पेयर इजिली अवेलेबल होगा? दिस लोन पेयर इज नॉट इजिली अवेलेबल, ठीक है। हेंस यहां पर हम लिखेंगे हेंस NH3 हैज मोस्ट बेसिक नेचर देन pH3। NH3 का बेसिक नेचर क्या होगा? pH3 से ज्यादा होगा। तो ये चीज ड्रैगो रूल के हिसाब से कई सारे सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब जैसे एक चीज यहां पर कॉन्सेप्ट है, आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑड इलेक्ट्रॉन में समझना है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन, पहले देखिए इसमें होता क्या है आपको बताते हैं। कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। यहां कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन से, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हो जाता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। sp2 में कितना ऑर्बिटल? sp2 में 3 ऑर्बिटल, तो 3 बॉन्ड बना, ठीक है। और ये जो होता है ये p ऑर्बिटल में रहता है। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में होता है, जबकि यहाँ का सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? sp3 ऑर्बिटल में होता है। sp3 में 4 ऑर्बिटल बना, 1 2 3 बॉन्ड बना, और एक में इलेक्ट्रॉन है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि जब फ्लोरीन आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, वहीं जब हाइड्रोजन था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। अब समझिए हुआ ये कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन क्या है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सभी फ्लोरीन खींचेंगे, तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। अब जो ये कार्बन पर प्लस चार्ज आया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, तो ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये इसको खींच लिया। सिंगल इलेक्ट्रॉन को कार्बन क्या किया? खींच लिया फ्लोरीन के वजह से। तो उसका ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण उसको अपने तरफ आकर्षित कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्शन के कारण इसका ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया कौन चीज में? हाइब्रिडाइजेशन में। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का पावर नहीं है कि उसको खींच सके, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग रहा, अलग p ऑर्बिटल में रहा। उसको खींचने वाला वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जब ऑड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो और जब सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाता है
तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींचता है, जिससे के कारण सेंट्रल एटम पर जा करके वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और जब सेंट्रल सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। और उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम लिखे हैं, जो भी जस्ट आपको समझाए कि द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज इट्स एनर्जी एंड दिस रेस्ट्रिक्ट इट इन्वॉल्वमेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, अगर कोई ऑड इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिटल में तो उस एटम का एनर्जी बढ़ जाता है, और जैसे ही एनर्जी बढ़ जाएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वहीं सराउंडिंग एटम में, सराउंडिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप करा देता है सेंट्रल एटम पर, ठीक है। दिस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द ऑर्बिटल कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स सेंट्रल एटम एंड हेंस इट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी में हम लोग ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन देखे हैं बॉन्ड एंगल पर, बैक बॉन्डिंग, ये सब का। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन पर फटाफट MCQ क्वेश्चन बहुत सारा करने वाले हैं। थैंक यू।